हम लोग जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो भी है, दिनचर्या में बंद नहीं रख के देश के किसान को एक अनोखा मैसेज देने के लिए मैंने वो ट्राई किया था। ट्रेडिशनल जो एग्रीकल्चर के इनपुट्स है वो यूज़ करिए, लेकिन वो यूज़ करने का जो फायदा था वो 1960s, 1970s, 1980s में था। लास्ट 40 साल से 2 ही खाद सबसे ज़्यादा किसान डालते हैं, यूरिया और डीएपी। एग्जैक्टली। यूरिया 90s में नहीं बना, यूरिया बना है 1780s में। डीएपी कब बना? डीएपी बना 1960s में। ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड करके एक जगह है, वहाँ बना डीएपी। फॉस्फेट एंड पोटासिक फर्टिलाइजर जो हम लोग डालते हैं किसान भाइयों के लिए मैं बताता हूँ, वो ओनली 25% यूज़ होता है। और जो यूरिया बेस्ड जो फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन बेस्ड जो खाद जो हम डालते हैं, उसका 30% ओनली पौधे को मिलता है। तो किसान भाइयों के मन में एक जिज्ञासा आना ही चाहिए कि बाकी का 70% कहाँ जाता है। 60 ml नैनो डीएपी आपने डाला, फिर उसको रखना है, अगर जड़ है तो रखना है आधा घंटा, अगर बीज है तो उसको रखना है 1 घंटा। नैनो टेक्नोलॉजी में कैसे इस्तेमाल करें फार्मर्स? ऑल इंडिया लेवल पे 1 लाख जगह पे ट्रायल किया। क्लोरोफिल चार्जर और यील्ड बूस्टर पौधे के लिए मोस्ट 3 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है। में सीखा कि फुल्ली ऑटोमेटेड एक कंट्री बना दिया एग्रीकल्चर। वो एग्रीकल्चर में इतना आगे इसलिए है, वहाँ पानी का बहुत शॉर्टेज है और वो पानी को एज ए गोल्ड इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या प्लान है? तारीख थी 12 जून, साल था 2024 और समय हो रहा था सुबह के 9:15। लद्दाख हिमालय के माउंट कांग यात्से की चोटी में तिरंगा झंडा लहरा रहा था और तिरंगे झंडे के साथ नैनो यूरिया का पोस्टर भी लहरा रहा था। और ये सब कारनामा करके दिखाने वाले थे सिलीगुड़ी के इफ्को के जो डिविजनल ऑफिसर हैं देवाशीष मंडल जी। अगर हम देवाशीष मंडल की बात करें तो एग्रीकल्चर स्टूडेंट रहे हैं, बीएससी एग्रीकल्चर किए हैं। उसके बाद जर्मनी से नैनो फर्टिगेशन की पढ़ाई किए हैं, या कहें कि प्रशिक्षण लिए हैं। जॉब के साथ ही साथ ये प्रशिक्षण का काम किए और उसके बाद जब वो बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे थे, उसी टाइम से उन्हें शौक हुई कि माउंटेनिंग का भी काम करना चाहिए और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में करना चाहिए। तो उनका ये शौक एक दिन, किसे पता था कि ये जो माउंट कांग यात्से की चोटी है, जो 20,500 फीट की ऊंचाई से नैनो यूरिया को प्रोत्साहित किया जाएगा और भारत का तिरंगा झंडा एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट लहरा पाएगा। इन सब चीज़ों को करने के बाद वो और भी चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, और भी जो अलग अलग चोटियां हैं, जो हिमालयी चोटियां हैं, उनके लिए अभी कार्यरत हैं। साथ ही साथ इफ्को में 3 डिस्ट्रिक्ट में डिविजनल ऑफिसर के रूप में काम कर रहे हैं। और नैनो टेक्नोलॉजी, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ किसान ऑफ इंडिया के पॉडकास्ट किसान ऑफ इंडिया अनप्लग्ड में उपस्थित हैं, जिनसे हम लोग जानेंगे कि जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है फार्मर्स किस तरह से करें, जो नैनो यूरिया है या फिर जो नैनो डीएपी आ रही है उसको किस तरह से मैनेजमेंट करें। इन सब चीज़ों पे हम लोग विस्तार से बातचीत करेंगे। साथ ही साथ हम लोग बातचीत करेंगे उनकी जो जर्मनी की एक अच्छे खासे पैकेज की उन्होंने जॉब छोड़ी, उन सब चीज़ों पे भी बातचीत करेंगे। और एग्रीकल्चर स्टूडेंट एक सीमित दायरे से हटकर या एक लीग से हटकर क्या क्या काम कर सकता है, इन सब चीज़ों पे भी बातचीत करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है सर्वेश बुंदेली और आप लोग देख रहे हैं किसान ऑफ इंडिया का खास शो, खास पॉडकास्ट किसान ऑफ इंडिया अनप्लग्ड। सर, किसान ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर्वेश जी, थैंक यू, थैंक्स टीम। पहले तो सर हम लोग यही जानना चाहेंगे कि 20,500 फीट ऊंचाई पर गए और कहें कि नैनो यूरिया के लिए या देश के लिए और खासकर से एग्रीकल्चर क्षेत्र में ये जो आप कीर्तिमान स्थापित किए, इसके बारे में हमें बताएं। उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे कि जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है, फार्मर्स को अवेयरनेस की अभी भी कमी है कि किस तरह से न्यूट्रिएंट्स हमें देना चाहिए, उन सब चीज़ों पे बातचीत करेंगे, वो चाहे माइक्रो न्यूट्रिएंट हो चाहे माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो सबसे पहले जो आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है वहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, वो दिन था 12 जून 2024 का, सुबह की 9:15 पे हम लोग, मेरा टीम था, पूरा 15 आदमी का टीम था। तो हम लोगों में से 4
ईशानी, रिक्की, मैं और एक बंदा था, हम चारों मिलके वो समिट किया था। तो हमारा जो टीम वाइट एक्सपीडिशन मिलके ये समिट किया था, ये टीम समिट है। तो एक्चुअली वो मैसेज ये देना था कि हम लोग जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो भी है, तो हम लोग ज़्यादातर क्या है ना, अपने आप को कुंडली में बंद रखते हैं। तो आप दिनचर्या में बंद नहीं रख के देश के किसान को एक अनोखा मैसेज देने के लिए मैंने वो ट्राई किया था। और माउंटेनिंग में पहले से करने के लिए मैं रहा हूँ, इंतज़ार कर रहा था, और माउंटेनिंग में पहले से करते भी आया। तो वो इसलिए फेमस है क्योंकि वो टाइम फास्ट था। वो मैसेज लेके मैं गया था इतना ऊपर तक। तो वो किसान को मैं ये बताने गया था कि जो ट्रेडिशनल जो एग्रीकल्चर के इनपुट्स है वो यूज़ करिए, लेकिन वो यूज़ करने का जो फ़ायदा था वो 1960s, 1970s, 1980s में था। लेकिन आप जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ जो आए हैं उनको अपनाने का ज़रूरत है, नहीं तो कोडाक बन जाएंगे। कोडाक पता है ना, जो कैमरा का कंपनी था, वो लोग बहुत अच्छे कैमरा बनाते थे, लेकिन वो फिल्म वाला जो कैमरा था ना वही बनाते थे। तो वो रिजिड रहे कि नहीं, चेंज नहीं करेंगे। वहाँ फूजी और ये जो बाकी निकॉन, कैनन, वो टेक्नोलॉजी चेंज करता गया, अडॉप्ट करता गया, लेकिन कोडाक जहीं का वही रहेगा। और आज एब्सोल्यूट हो गया वो। एब्सोल्यूट करके एक इंग्लिश में एक वर्ड है। तो इसीलिए मेरा मैसेज किसान को था कि वो हम लोगों का जो नेचर है, मदर नेचर को प्रोटेक्ट इसलिए करना है क्योंकि अगर मदर नेचर नहीं रहेगा तो खाना कहाँ से आएगा और क्या सांस लेंगे। अच्छा, तो वही मैसेज था। आप 20,500 किलोमीटर गए, फीट, कितना हाँ, फीट, हाँ। कितना लगभग आपको टाइम? कितना दिन? वो एक्चुअली 12 दिन का था टोटल। तो वो स्टार्ट होता है लेह से बाई कार हम लोग पहुँचे हंकार से पैदल चलते गए, फिर बेस कैंप से इंटरमीडिएट कैंप, कैंपन पॉइंट, फिर समिट। 12 घंटा चलने के बाद रात के 10 बजे चलना चालू हुआ था समिट का, और सुबह की 9 बजे फिर समिट हुआ, और फिर क्लाइम डाउन करके 1-1.5 बजे फिर बेस कैंप पहुंच गए उसी दिन। अच्छा, जब हम लोग बर्फीली पहाड़ियों पे चढ़ते हैं तो काफ़ी सारी समस्याएं आती हैं। हम लोग न्यूज़ में भी सुनते हैं कि कई बार बर्फ़ की हवाएं चलती हैं, काफ़ी सारे लोगों की डेथ भी होती है। आप लोग इतनी ऊंचाई पे जाने के बाद और इस तरह से फतह करने के बाद वहाँ पे तिरंगा झंडा लहराना और इफ़को का नैनो यूरिया के प्रति किसानों को जागरूक करना देश भर में, आप लोग भी कुछ इस तरह की घटनाएं देखें जिससे, क्योंकि कई बार होता है कि हम लोगों के साथी ही छूट जाते हैं पीछे। नहीं, ऐसा होता है। ऐसा इसलिए होता है जो ह्यूमन का एनर्जी है वो ख़त्म हो जाता है, और हाई अल्टीट्यूड पे जाके AMS करके एक डिजीज़ होता है, एक्यूट माउंटेनियरिंग सिंड्रोम। तो उसमें आपका ब्रेन काम करना बंद कर देता है। तो तब जाके जो सही डिसीजन है, स्टेप कहाँ रखना है, वो नहीं ले पाते। और कोई ऐसे भी माउंटेनियर होते हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश करते हैं। आपका बॉडी आपको सिग्नल देगा कि इट्स नॉट योर डे, तो आपको वहीं से बैक करना होता है। रिस्क लेके समिट तक नहीं जाना होता है, नहीं तो हर एक पॉइंट पे आपके लिए डेथ इंतज़ार कर रहा है। ये इस चीज़ पे हम लोग और भी चीज़ें बात करेंगे। हम लोग पहले बात करते हैं आपके एजुकेशन पे, और उसके बाद फिर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पे, जो हमारे फार्मर्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि फार्मर्स को जागरूक होना, खासकर से आज जब इफ़को नैनो यूरिया, नैनो DAP वही आज चर्चा करेंगे। हाँ, और वही पूरे देश भर में चल रहा है। प्रधानमंत्री जी से लेके और एग्रीकल्चर सेक्टर में हर जो भी जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है। जी। तो अगर हम बात करें न्यूट्रिएंट की जी, और न्यूट्रिएंट्स, पहले अगर हम लोग बात करें आपके एजुकेशन की, आपके कार्य क्षेत्र की। जी, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है ना, प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट्स होता है 2 तरह का, मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो आप BSc एग्रीकल्चर स्टूडेंट रहे हैं, तो मैं किसान को सीधे हिंदी में, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, फिर भी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तो क्या लगता है, पहले CHO मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और NPK नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम। ये जो 6 तत्व है, पोषक तत्व बोलते हैं, ये सबसे ज़्यादा लगता है पौधों को। उसके बाद क्या लगता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर CaMgS, और JCFM जिंक, कोबाल्ट, फेरस, मॉलिब्डेनम, और BCNM बोरॉन, निकेल, मैंगनीज। ये जो 17 उपादान है, 17, ये उनमें से पहले जो 6 नाम मैंने बताया, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, ये बहुत ज़्यादा लगता है।
तो ये लगने के लिए जो CHO है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, उसके लिए किसान को पैसा खर्चने का कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्बन आता है एटमॉस्फेयर से और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आता है जो पानी जो नीचे से आता है वहाँ से पौधे को मिल जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और किसान अपने जेब से खर्च करके डालते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटासियम। अब सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है, जो ये नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटास का जो तत्व है, पोषक तत्व है, ये जो डालते हैं वो लास्ट 40-50 साल से एक ही टेक्नोलॉजी चले आ रहे हैं। कैसे पूछिए? क्योंकि ग्रीन रिवोल्यूशन कब आया? 60s-70s में जी। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी के अंडर में हम लोगों ने क्या चालू किया कि हमें हाइल्डिंग्स जो वेराइटीज़ है, चाहे वो गन्ना हो, चाहे वो मक्का हो, चाहे वो गेहूं हो, सोनालिका, ये जो वेराइटीज़ आए थे IIT सबसे पहली जीन ट्रांसफ़र करके तैयार किया गया। हाँ, तो वो वेराइटीज़ का जो बीज है वो हम लोगों ने किसान के हाथ में दिया। और किसान तब खेती कैसे करते थे? तब ये रासायनिक जो खाद है ये डालने का जो ये प्रचार है वो नहीं था। वो क्या डालते थे? गोबर डालते थे। तो वो गोबर डाल के 1 हेक्टेयर में ज़्यादा से ज़्यादा 500 किलो से 1000 किलो उनको उत्पाद मिलता था, चाहे पैडी हो, गेहूँ हो, मक्का हो। तो वो एक्चुअली क्या है, हम सब जब देश को इंडिपेंडेंस मिला था 47 के बाद, हर एक इंसान के जो फैमिली होता था, उस फैमिली में ब्रिटिशर ने इतना हम लोगों को लूट किया कि दिन में 3 वक्त खाने का सामग्री नहीं होता था जी। तो उसके लिए देश को एग्रीकल्चर में तरक्की करना था, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। बाहर से आता था खाना। शायद याद होगा बचपन में, जब 90s में बात कर रहा हूँ, मेरे स्कूल में भी बचपन में माइलो देते थे। माइलो करके एक जो आता था, और अमेरिका से गेहूँ आता था, वही खाते थे मेरे घर वाले। तो वो एक्चुअली वो दिन भी इंडिया ने देखा है। उसके बाद हम लोग एग्रीकल्चर में सेल्फ सफिशिएंट बने। कैसे बने? ये टेक्नोलॉजीज यूज़ करके ही बने। तो वो दिक्कत क्या है उस टेक्नोलॉजी में? अभी दिक्कत क्या है? लास्ट 40 साल से हम लोग ज़मीन में, भारत में 2 ही खाद जो बोलते हैं ना, वो 2 ही खाद सबसे ज़्यादा किसान डालते हैं, यूरिया और DAP। एग्जैक्टली। तो वो यूरिया एक टेक्नोलॉजी क्या है? यूरिया 90s में नहीं बना, यूरिया बना है 1780s में। एक फ्रेंच लेडी थी, उन्होंने यूरिन से यूरिया पहले निकाला, और 1800s में एक जर्मन साइंटिस्ट था फ्रेडरिक करके, उन्होंने रासायनिक उपाय में केमिकली यूरिया को सिंथेसाइज किया। तो तब का टेक्नोलॉजी है ये। फिर आया SSP, सिंगल सुपर फॉस्फेट। मतलब खाद का 2 ही तरह होता है ना, एक है स्टेट फर्टिलाइजर, दूसरा है कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। किसान भाइयों के लिए मैं हिंदी में बोलता हूँ, मतलब जो एक ही पोषक तत्व देता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट फर्टिलाइजर, और जो 1, 2 या 2 से ज़्यादा पोषक तत्व देता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। जैसे आपका हो गया 10-26-26, DAP, 12-32-16, ये जो है ये इनको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। अब वो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर से पहले क्या आया? 80s में क्या आया? यूरिया, मैंने बोला। फिर उसके बाद आया DAP। DAP कब बना? DAP बना 1960s में, 1960 में। ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड करके एक जगह है, वहाँ बना DAP। तो वो 40, 50, 60, 75 साल हो गया वो टेक्नोलॉजी। पहले बना डायमोनियम फॉस्फेट, से पहले एमोनियम फॉस्फेट बना, फिर उसके बाद बना डायमोनियम फॉस्फेट। लेकिन दिक्कत ये दोनों खाद जो सबसे ज़्यादा किसान डालते हैं, किसान भाई जो डालते हैं, ये दोनों खाद का दिक्कत सबसे ज़्यादा है कि ये जब भी नॉर्मल कंडीशन पे रहता है, जो रूम टेम्परेचर में, तो वो क्या करते हैं, वो अपने आप एमोनिया को रिलीज करने लग जाता है। अब एमोनिया क्या है? जो एमोनिया एक ऐसा गैस है जिसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। ये क्या दिक्कत करता है? एनवायरनमेंट जो होता है, जो हम लोगों का एनवायरनमेंट होता है, उसका एक लेयरिंग होता है। वो तो BSc एग्रीकल्चर करने का जरूरत नहीं है, कोई भी नॉर्मल +2 साइंस का बता देगा। एटमॉस्फेयर जो है ना, उसका 6 पार्ट है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोनोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, मेसोस्फेयर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मंडल बोलते हैं वो क्या है? ओजोनोस्फेयर जी। तो वो ओजोन स्फेयर है, वो क्या करता है, जो सनलाइट जो आता है, सनलाइट का बहुत सारा रेस जो है वो हमारे लिए, धरती के लिए ठीक नहीं है। अल्फा रे, गामा रे, बीटा रे, डेल्टा रे, सबसे ज़्यादा दिक्कत वाला जो रे है यूवी रे। वो क्या करता है? एक तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ा देता है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे स्किन में अगर वो लग जाए तो वो स्किन कैंसर का चांस करता है। हम लोग बचपन में कैसे पले थे? आज से 35-40 साल पहले
हम लोगों का नाना नानी दादा दादी सरसों का तेल लगा के दोपहर की धूप में छोड़ देते थे खेलने के लिए। लेकिन अभी हमारे बच्ची, हमारे भतीजी को अगर डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो बोल रहे हैं कि पहले सनस्क्रीन लगाओ और फिर धूप में निकालो। क्यों? क्योंकि वो यूवी रेज जो है उसका पेनिट्रेशन पावर इतना बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? कि वो जो ओजोन स्फीयर जो मैंने बताया ना, ओजोन मंडल, उसमें छेद होने लगा। उसमें छेद कौन कर रहे हैं? आपका जो ग्रीन हाउस गैस जो पहले मैं बताया ना, एमोनिया। ये ग्रीन हाउस गैस क्या होता है? जो इंडस्ट्रीज है उसमें से जो निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये गैस, उसके साथ साथ ये एमोनिया जो आपका यूरिया और डीएपी से निकल के आता है, वो जितना ज़्यादा आप प्रयोग करोगे वो उतना ज़्यादा एमोनिया आपका ज़मीन रिलीज करेगा और फिर ऊपर जाके वो ओजोन मंडल या ओजोन स्फीयर को छेद करेगा। और जितना ज़्यादा छेद करेगा उससे उतना ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रे, सन रेज हमारे धरती पर आएगा। इससे और एक डेंजर है, दिन भर दिन टेम्परेचर बढ़ते ही जा रहे हैं। हाँ, पहले एक जगह का टेम्परेचर 30 डिग्री था, वो आज चेक कर लीजिए। मैं जहाँ जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में मैं काम करता हूँ, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कालिम्पोंग, तो ये 3 जिले में पहले एवरेज टेम्परेचर ये जून महीने में 20 to 21 रहता था। अभी वो बढ़ते बढ़ते 30, 32, 33, इवन दार्जिलिंग जैसे हिल टाउन में लोगों को एसी लगाने का जरूरत पड़ रहा है। इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और वही ग्लोबल वार्मिंग का एक पार्ट, एक कंट्रीब्यूशन हमारे खाद से निकलती हुई जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो एक है। और एक सबसे ज़्यादा क्षतिकारक चीज़ है, वो है हमारा ज़मीन। क्यों? कि हम लोग जो खाद डालते हैं वो खाद ज़मीन में जितना जाता है, कितना परसेंटेज यूज़ होगा? जो भी फॉस्फेट एंड पोटासिक फर्टिलाइजर जो हम लोग डालते हैं, किसान भाइयों के लिए मैं बताता हूँ, वो ओनली 25% यूज़ होता है। और जो यूरिया वेस्ट जो फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन वेस्ट जो खाद जो हम डालते हैं, उसका 30% ओनली पौधे को मिलता है। तो किसान भाइयों के मन में एक जिज्ञासा आना ही चाहिए कि बाकी का 70% कहाँ जाता है? वही बाकी का 70% वो धूल के वो इरिगेशन चैनल के साथ निकल जाता है, नदी नाला वो समुद्र में, या तो चले जाता है ऊपर एमोनिया बन के, और नहीं तो लीचिंग होता है। हाँ, लीचिंग के थ्रू नीचे चला जाता है, हाँ, ग्राउंड वाटर टेबल में जाता है। इसमें मैं एक पॉइंट जोड़ दूँ, क्या होता है कि जो इरिगेशन वाटर हम लोग, मिट्टी जो है वो तो कोई कंक्रीट तो है नहीं, वो कंक्रीट तो है नहीं ना, वो एज ए लेयर काम करता है। क्योंकि अगर देखा जाए एक जगह पे बारिश होता है, अगर कंटिन्यूअस 40 डेज बारिश होगा तो 40 फीट पानी जमना चाहिए था। जमता है कि नहीं जमता है ना, वो तो नीचे चला जाता है। वही इरिगेशन का पानी जो मतलब सिंचाई का पानी या बरसात का पानी के साथ खाद का धुआ हुआ जो जल, वो चला जाता है पानी फिर नीचे, ग्राउंड वाटर। और ग्राउंड वाटर टेबल में अगर आप टेस्ट करोगे, आज इंडिया में WHO का जो रिपोर्ट है, इंडिया में नाइट्रेट पॉल्यूशन का जो लेवल वो लगभग 10 टचिंग है। रिपोर्ट जो आया है ना 5 to 10, और अगर वर्ल्ड का एवरेज निकालोगे वो बिलो 5 है। तो हम लोग, हमारा जो पीने वाला पानी है उनको भी ये नाइट्रेट पॉल्यूशन से पूरा पॉल्यूटेड कर दिया, प्रदूषित कर दिया। तो उसके लिए वो पानी तो हम ही पीते हैं। पहले के ज़माने में झरने का पानी की अभी पीते हैं? नहीं पीते हैं ना। अब तो घर में सब इलेक्ट्रिक सबमर्सिबल, नहीं तो वो हैंडपम्प आ गया, ट्यूबवेल आ गया, उसी का भी पानी पीते हैं। तो वो भी हमारे बॉडी के लिए, हमारे बच्चे के लिए वो भी ठीक नहीं है। ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो अगर हम जैसे बात कर रहे हैं डीएपी, यूरिया की, या फिर फास्फेटिक जो उर्वरक हैं, तो इनको किस तरह से, जैसे माइक्रो और माइक्रो की बात हो गई, इनको किस तरह से प्रयोग करना चाहिए? ये मैं आपको आपके चैनल के थ्रू सर्वेश जी, मैं सारे किसान भाइयों को अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जो बेसिक फर्टिलाइजर बेसाल डोज में, हम लोग 2 ही डोज देते हैं, एक बेसाल डोज, उसके बाद जो बारीक में देते हैं उसको बोलते हैं टॉप ड्रेसिंग एग्रीकल्चर के लैंग्वेज में। तो बेसाल में जितना देते हैं उसका 10 to 25% खाद आप प्रयोग कम करिए। चाहे डीएपी दिया, चाहे 10 से पहले अगर 1 बीघा ज़मीन पे 100 किलो डीएपी, अगर 2 बोरे डीएपी डालते थे, वो 100 किलो को घटा के 20 किलो 25 किलो घटाइए, 75 किलो 80 किलो दीजिए, तो उससे खर्च भी बचा। तो उसमें भी पैसा, एक्चुअली आप बताइए, 1 बोरा यूरिया का एमआरपी कितना है? 266, लेकिन किसान कितने में खरीदता है? 300, 350, 400 हाँ है। 1 बोरा डीएपी का कितना
एमआरपी लिखा हुआ है 1350, किसान खरीदते हैं 1500, 1600, 1700, 1800, कहीं कहीं अगर रबी मरसुम में देखा जाए तो 2000 रुपये पर बोरा हो जाता है। एक बोरा 10-26 बंगाल में जहाँ आलू का बहुत अच्छा खेती होता है, हुगली वो एरिया में सीजन में वो 2000 रुपये पर बैग चलता है। लेकिन वो भी नहीं है, एक बोरा डीएपी का अगर कीमत एक्चुअल में पता चले तो वो लगभग 4000 रुपये के है। गवर्नमेंट पर बोरा डीएपी में 2500 रुपये भर्तुकी देते हैं, सब्सिडी देते हैं। हाँ, तो ये जो खाद है इसका कितना परसेंटेज किसान के एक्चुअल जमीन में लगा? 30%। और बाकी का जो 70%, सपोज कोई किसान का अगर 10 बीघा जमीन है और सालाना 3 बोरा करके खाद डालता है तो 30 बोरा उसका लग गया। और वो एक सीजन में, अगर मान लीजिए जमीन उतना उर्वर नहीं है, साल में 2 ही फसल होती है, तो उसमें कितना लगा? 30 गुना 2 60 बोरा। तो देखा जाए एक एवरेज में आपको बताता हूँ, जो किसान के पास 10 बीघा जमीन है वो अगर सालाना उसका जो खाद का दुकान है उसके पास से वो कम से कम 100 बोरा खाद उठा के ले आता है। और वो 100 बोरा खाद का अगर ऑन एन एवरेज प्राइस निकाला जाए, सरकारी प्राइस, नॉट की किस में वो खरीदा है, क्योंकि मैंने बताया ना अभी डीएपी वो किसान खरीद रहा है 1500 में, लेकिन एक्चुअल में डीएपी का जो कॉस्टिंग है वो 4000 रुपये है पर बोरा। तो वो ऑन एन एवरेज अगर वो 3000 रुपये पर बोरा पकड़ लीजिए, 10-26 में ही वही सेम है, 1800 रुपये में किसान खरीद के लाता है, वहाँ 1400-1500 सब्सिडी है। तो ऑन एन एवरेज अगर यूरिया में भी वही, पहले एक यूरिया आता था ना, किसान भाइयों को पता है, मोटा दाना करके एक यूरिया आता था, तो वो तो लगभग 3000 रुपये पर बोरा था। उसमें गवर्नमेंट 2500 से 2700 रुपीज़ सब्सिडी देता था। तो ऑन एन एवरेज अगर कोई किसान 100 बोरा खाद खरीदता है तो कितना हो गया? 3 लाख का, नॉट की परचेज मनी इंक्लूडिंग सब्सिडी, अगर बात किया जाए फेड सब्सिडी, डायरेक्ट सब्सिडी, तो 3 लाख का हो गया। तो उसका कितना परसेंटेज यूज हुआ? 30%। मतलब ओनली 90,000 का खाद यूज हुआ, और बाकी 2,10,000 का खाद हम लोगों ने क्या किया? जमीन में, या जमीन पानी में चला गया, या लिंचिंग के माध्यम से नीचे चला गया। वही सही। तो वो एक्चुअली अगर पैसे का वेस्टेज होता तो भी ठीक है, लेकिन वो जाके बहुत ज़्यादा डैमेज भी कर रहा है। तो इसीलिए मैं किसान भाई से ये अपील किया कि जो बल्क फर्टिलाइज़र जो है उसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके घटाइए, 10%, 20%, 25% घटाइए। उसमें से जो पैसा बचेगा, अगर 25 किलो डीएपी कम देते हैं डीएपी, तो उसमें कितना पैसा बचता है? 750 रुपये बचता है जी। तो वो 750 रुपये में आपको क्या करना है? थोड़ा सा जो न्यू एज टेक्नोलॉजीज जो फर्टिलाइजर है वो दीजिए, और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो लगता कम है, लेकिन देखा जाए सॉइल टेस्टिंग के बाद हर एक किसान को तो पहले एक सॉइल टेस्टिंग करना चाहिए अपने आप का। वो फ्री में ही होता है, चाहे सरकारी दफ्तर में जाइए या इफ्को का एमएसटीबी मोबाइल सॉइल टेस्टिंग वैन में जाइए। यूपी में बहुत सारा मोबाइल टेस्टिंग वैन चल रहा है हमारा इफ्को का, उधर जाइए, वह मुफ्त में करवाइए। और उसके बाद देखिए कौन कौन माइक्रो न्यूट्रिएंट का डिफिशियंसी है। ज़्यादातर देखा जाए 70% ज़मीन में जिंक का डिफिशियंसी है, 65% ज़मीन में बोरॉन का डिफिशियंसी है, और लगभग सल्फर डिफिशियंसी सब में। इवन सरकार तो अभी सल्फर और जिंक में भी सब्सिडी देना चालू कर दिया है, न्यूट्रिएंट्स बेस्ड सब्सिडी। तो ये लगता बहुत कम है। जिंक आप जमीन में 1 बीघा में 1 किलो ही लगता है, वो भी साल में 1 बार। अगर खरीफ में दिया तो आपको प्री खरीफ रबी में देने का ज़रूरत नहीं है। बोरॉन जो फसल क्रूसीफेरस जो वेजिटेबल्स होता है, मतलब जैसे आपका हो गया गोभी, तो गोभी टाइप का, गोभी, सरसों, ये जो टाइप क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स है, इसमें बीघे में 1 किलो बोरॉन किसान भाई दीजिए ही। वो लगे आपको 120 रुपये का, लेकिन उससे जो आपका उत्पाद बढ़ेगा वो काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद होगा। अगर हम लोग बातचीत करें कि जो आज के समय में नैनो टेक्नोलॉजी आ रही है, वो चाहे नैनो यूरिया हो, नैनो डीएपी हो, क्योंकि लगभग 1-1.5 साल से ज़्यादा हो गया है नैनो टेक्नोलॉजी को आए। पहले यूरिया आया, फिर डीएपी आई, और सरकार ने बहुत ज़्यादा इसको प्रमोट भी किया। वो चाहे इफ्को के डायरेक्टर रहे हों, या इफ्को के सारे एम्प्लॉय रहे हों पूरे देश भर में, या फिर एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट रहे हों, एग्रीकल्चर के विश्वविद्यालय रहे हों, कृषि विज्ञान केंद्र रहे हों, इस टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहन के लिए काफ़ी सारी जागरूकता अभियान भी चले, और ड्रोन से स्प्रे कैसे करना है उसके लिए प्रशिक्षण भी दिया गया। लेकिन जो फार्मर है, फार्मर आज भी उसी चीज़ पे विश्वास करता है कि हम जो ग्रेन्यूल वाले यूरिया डीएपी आते हैं उसको स्प्रे करें, उसको टॉप ड्रेसिंग करेंगे, और वो ज़्यादा असरदायक होता है। क्योंकि किसान ऑफ इंडिया की टीम भी मोस्टली जब फार्मर्स के पास निकलती है तो इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करती है।
तो जो हम लोग भी देखे कि फार्मर्स आज भी कट्टे वाला जो यूरिया और डीएपी बोरे होता वाला है, जो यूरिया हाँ DAP बोरे वाला है, उस पर ज़्यादा विश्वास करता है। और जब हम लोग देखते हैं कि रबी के मौसम में या खरीफ के मौसम में, जैसे अभी जब धान की रोपाई होगी उस समय डीएपी की शॉर्टेज होगी जी, उसमें काला बाजारी भी होगी। जी, किसान गेहूं के टाइम में, क्योंकि गेहूं में खाद की थोड़ा सा रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है रबी में, हाँ जी, रबी में, तो फार्मर्स सुबह 4 बजे से लाइन लगाता है, हो सकता है शाम तक न मिले। तो इन सब चीज़ों के बारे में, खासकर से पहले नैनो टेक्नोलॉजी में कैसे इस्तेमाल करें फार्मर्स, क्या एक्चुअल में वो इफ़ेक्टिव है या नहीं है, क्योंकि आप लोग उस टेक्नोलॉजी के लिए काम किए और आप लोग वो टेक्नोलॉजी लेके आए। और दूसरी बात, ये जो काला बाजारी है तो क्या नैनो टेक्नोलॉजी से कम होगी जी जी, या फिर कुछ और भी किया जा सकता है, ये कैसे कम होगी, या फिर ये पॉसिबल ही नहीं है कम होना? जी मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक्चुअली ये नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो पहले मेडिकल के क्षेत्र में पहले आ चुका है, पेंटिंग के जो क्षेत्र में पहले आ चुका है, लेकिन एग्रीकल्चर के जो क्षेत्र में वो पहले 2019 में हमारा प्रबंध निदेशक डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी जी ने उनको रिसर्च के तौर पे पहले लाया। फिर हम लोगों ने ऑल इंडिया लेवल पे 1 लाख जगह पे ट्रायल किया, 1 लाख जगह पे, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट फार्म, इंक्लूडिंग केवीकेज, इंक्लूडिंग रिसर्च प्लॉट ट्रायल, सब किया। किसान के क्षेत्र में भी ट्रायल किया, किसान के खेत में भी। तो फिर उसके बाद 2021 में वो एफसीओ में इंक्लूड हुआ, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर। फिर जाके हम लोग वो किसान को बेचना चालू किया। तो वो पहले क्या था, वो नॉर्मल नैनो यूरिया था, उसमें 4% यूरिया होता था वॉल्यूम बाई। तो फिर उसके बाद 1 साल बाद हम लोगों ने लाया 2023 में, हम लोगों ने क्या लाया 2024 में हम लोगों ने लाया नैनो यूरिया प्लस वैल्यू एडिशन। ये वैल्यू एडिशन करना जरूरी इसलिए होता है, क्यों बोलिए तो, कि हम लोग पहले मोबाइल क्या चलाते थे, नोकिया, उसमें 1.3 मेगापिक्सल कैमरा होता था, फिर आया 4 मेगापिक्सल, फिर आया 8 मेगापिक्सल, अभी 12, किसी मोबाइल में तो 48, 100 मेगापिक्सल भी आने लगा। तो ये चेंजेस होता है, इसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन। वैसे भी नैनो टेक्नोलॉजी के साथ भी वैसा ही हुआ, ये ऐसा नहीं है, ये कोई दुविधा करने लायक कोई चीज़ नहीं है। तो इससे क्या होगा, और बेहतर होगा। पहले किसान भाइयों को आपने जो बोला ना, रिजल्ट नहीं दिखा, तो इसलिए नहीं दिखा, किसान भाई पहले ज़मीन में यूरिया, जो ग्रैनुलर यूरिया, वो डालते डालते एक आदत सा है। और ग्रैनुलर यूरिया का एक काम है कि आप आज छिड़काव करोगे तो कल या परसों जाके खेत में देखोगे वो एकदम पैरोट ग्रीन जिसको बोलते हैं ना, तोता पाखी का जो ये वाला, वो कलर का पत्ता बन जाएगा। तो वो किसान का आदत है देखने का। लेकिन ये नैनो यूरिया लेकिन वो एक्चुअल में हानिकारक है। वो कलर क्यों हानिकारक है, क्योंकि वो ज़्यादा कीड़े मकोड़े को अट्रैक्ट करता है, वो कलर लास्ट ग्रीन जो कलर होता है ना। तो इसीलिए जो आइडियल कलर ऑफ लीफ जो होना चाहिए वो पैरेट ग्रीन, वो मेंटेन करने के लिए जिसमें नाइट्रोजन परफेक्ट बैलेंस में होना चाहिए। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ। वैल्यू एडिशन फिर 4% से हम लोगों ने रिसर्च ट्रायल करके 16% किया, और उसके साथ साथ और 2 चीज़ भी जोड़ा गया उसमें। क्या जोड़ा गया नैनो यूरिया प्लस में? क्लोरोफिल चार्जर और यील्ड बूस्टर। ये क्लोरोफिल चार्जर कैसे काम करता है? सपोज हम लोग जो पत्ते होता है, पत्ते में फोटोसिंथेसिस के माध्यम से पौधा खाना बनाते हैं। तो वो अगर चार्ज आर्टिफिशियली कैसे होता है, नेचुरली कैसे चार्ज होता है कि जो सूर्यालोक होते हैं, रेज ऑफ सन, वहाँ से फोटोन कण आते हैं। फोटोन जो पार्टिकल है वो जाके चार्ज करते हैं क्लोरोफिल को। फिर वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो आयन होता है पानी से, हाइड्रोक्सिल आयन, वो डिवाइड होकर वो पत्ते को चार्ज करता है, और फिर वो चार्ज होने के बाद वो फोटोसिंथेसिस करने लगता है। तो इसमें भी वही जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो इसमें फिर डाला गया, फिर वो जाके पत्ते को चार्ज करने लगा। इसको कहते हैं क्लोरोफिल चार्जर। एज ए एग्जाम्पल, अगर आजकल आप अपने मिसेस को जाके कोई सोने का चेन दे देंगे तो कल बिरयानी बनेगा कि नहीं बनेगा? तो अगर आपका किचन है, किचन अगर चार्ज रहता है तो अच्छा खाना बनता है। ऐसे पत्ते होता है पौधे का किचन, ये तो हम लोग बचपन में पढ़े हैं ना एग्रीकल्चर में, बीएससी एग्रीकल्चर में। तो वो अगर चार्ज रहता है, तो ये एज ए जोक था ये, तो वो इसीलिए वो ज़्यादा क्लोरोफिल को चार्ज रखेगा तो फोटोसिंथेसिस पत्ते में बढ़ेगा। ये हो गया क्लोरोफिल चार्जर का काम, फोटोसिंथेसिस बढ़ाने के लिए। और नंबर 2 यील्ड बूस्टर। यील्ड बूस्टर क्या है? जस्ट 3 हार्मोन्स। हमारे शरीर के लिए कौन कौन सा हार्मोन ज़रूरी होता है? ह्यूमन मेल के लिए टेस्टोस्टेरॉन, उसके साथ साथ थायराइड, थायरॉक्सिन, उसके साथ साथ इंसुलिन, ये सब हार्मोन जरूरी होते हैं। वैसे पौधे के लिए मोस्ट 3 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है
ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन, ये 3 हार्मोन्स भी इसमें डाला गया। ऑक्सिन ज़रूरत है उसका लैटरल एंड टॉप ग्रोथ के लिए, और साइटोकाइनिन ज़रूरत है पत्ते का नंबर ऑफ लीव्स बढ़ाने के लिए, पत्ते का साइज बढ़ाने के लिए, और जिब्रेलिन जरूरी है जो वेजिटेटिव ग्रोथ छोड़ के बाकी जो ग्रोथ है, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, पत्ते में वो ठीक है, लेकिन फूल का संख्या बढ़ाने के लिए, फूल में कितना पोषक तत्व संचय होगा, कितना तत्व सेव होगा, वो बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है आपका जिब्रेलिन हार्मोन। तो वो तीनों हार्मोन भी डाला गया, इसे कहते हैं वैल्यू एडिशन। फिर लाया गया टेक्नोलॉजी नैनो डीएपी। इसमें एक खास बात है नैनो डीएपी कि नैनो यूरिया जो है उसका नॉर्मल डोज है 4 ml पर लीटर ऑफ वाटर, वो स्प्रे ही है, एक बोने के 30 दिन के बाद, फिर बुआई की 35 डेज के बाद 2 स्प्रे करना है। और जो नैनो डीएपी है इसमें आप बीज का या जड़ों का उपचार भी कर सकते हैं। ये आपको दिखाने के लिए आपका लगभग 30 लाख से लोग किसान भाई ज़्यादा देखते हैं। ये देखिए, ये मैं लाया, ये नैनो डीएपी का ट्रीटमेंट किया हुआ सीड है, धान का बीज, ठीक है, और ये है नॉन ट्रीटेड। तो इसमें आपको कैमरा में दिखाइए, ये साफ साफ दिख रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि ये जस्ट इसको प्रेजेंटेशन के लिए, ये आगे चल के जब बुआई होगा तो वो अगर ठीक से करे, जिसको भी लगता है कि नैनो में रिजल्ट नहीं है, वो अपना छोटा सा खुद का एक प्लॉट चुन लीजिए, चाहे वो 1 काठा का हो, उसमें 4 ml पर लीटर करके नॉर्मल स्प्रे करिए। और उसके साथ साथ जो अगर मैंने बताया ना नैनो डीएपी से बीज का या जड़ों का उपचार, वो कर। इसमें एक छोटा एडिशन करना चाहता हूँ, जब जो फसल में हम लोग बीज लगाते हैं, जैसे कौन सा फसल हो गया, जैसे आपका हो गया मक्का, उसके बाद हो गया आपका गेहूँ, वो उसको आपको क्या शोधन करना है, बीज का। और जो आप जड़ों का जैसे कौन सा लगाते हैं, सब्जी हो गया, फिर उसके बाद ये गन्ना भी हो गया, हाँ। और मोस्टली अगर हम लोग बात करें स्वीट पोटैटो भी जो लगती हाँ, है, हाँ, तो या फिर अगर हम लोग बात करें जो वेजिटेबल्स ज़्यादातर वेजिटेबल्स, आपका टोमेटो, उसके साथ साथ चिली, ब्रिंजल, ये जो भी है, कॉलीफ्लावर, हाँ, उसको ट्रांसप्लांटिंग जो करते हैं उसको हम लोगों को क्या करना है, जड़ों का उपचार करना है। कैसे करना है, बुआई से पहले हमें उसको एक बड़ा सा तो मीडियम साइज का एक टैंक जो है वो ले लेना है। उस टैंक में वो जड़ों को भिगोने के लिए जितना पानी लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 40 लीटर पानी लगेगा, तो 40 लीटर पानी के लिए 4 ml करके अगर देखा जाए तो 160 ml नैनो डीएपी आपने डाला। फिर उसको रखना है, अगर जड़ है तो रखना है आधा घंटा, अगर बीज है तो उसका रखना है 1 घंटा। क्यों? क्योंकि बीज का जो कवर है, जो आउटर लेयर है, वो थोड़ा मोटा होता है, तो इसलिए उसको पेनिट्रेशन करने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए वो रखना है 1 घंटा। और जो जड़ है उसको उपचार के लिए रखना है आधा घंटा। हो गया आपका उपचार, फिर वो जाके आप अपने ट्रांसप्लांटिंग कर दीजिए, बुआई कर दीजिए। वो उसके बाद फिर आप देखिए, आप ओनली 1 एकड़ का एक पोर्शन, चाहे वो 1 कट्ठा हो या आधा कट्ठा हो, उसमें करके देखिए, आपके सामने है। आप बोलिए कौन सा आपको क्या दिख रहा है, किसमें डेंसिटी ज़्यादा है, किसका हेल्थ इस वाले पे ज़्यादा है। हाँ। चाहे हम जर्मिनेशन की बात करें या फिर कलर की बात करें, जो आप बात की है कि जो पैरेट ग्रीन कलर जो होता है, एग्जैक्टली, और इसमें डार्कनेस ज़्यादा है, हाँ, और इसकी डेंसिटी भी कम है, एग्जैक्टली, परसेंटेज ऑफ जर्मिनेशन भी इसमें इफेक्ट आया है। और एक चीज़ नैनो डीएपी का लास्ट 3-4 सीजन ट्रायल में हम लोगों को ये मिला, ये फसल को 7 to 10 डेज अर्ली मैच्योरिटी दे रहा है। ये भी एक एडवांटेज है। जो रबी वेजिटेबल्स होता है, जैसे आपका हो गया पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, उसके बाद आपका हो गया चिली, उसके बाद आपका हो गया जो आपका कैबेज, कॉलीफ्लावर, ये अगर देखा जाए 7-10 दिन पहले मैच्योर हो जाता है तो किसान को पर किलो 2-3 रुपया ज़्यादा मिलता है। ये भी एक एडवांटेज है। और आपने एक क्वेश्चन किया था कि ब्लैक मार्केटिंग, तो मैंने पहले बताया ना, जो 1350 का डीएपी वो बिकता है रिटेलर 2000 में, वो पूरा सीरीज ऑफ कमीशन उसमें जुड़ा हुआ है। रिटेलर का कमीशन, उसके बाद होलसेलर का कमीशन, उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेडर का कमीशन, उसके बाद जो इंपोर्टर है उसका कमीशन। तो वो लोग कभी नहीं चाहेगा कि किसान डीएपी और यूरिया छोड़ के नैनो यूरिया, नैनो डीएपी में आ जाए, क्योंकि उनका घर, उनका आमेरी, उनका शौक उसी में चलता है। लेकिन उसमें जैसे ये आप बता रहे हैं कमीशन, तो ये लीगली कमीशन होता है, क्योंकि जैसे 1360 में या 1350 में कहाँ लीगल होगा, इलीगल है। तो
आप जो चीज़ 1350 वाला जो आपका डीएपी है वो आप 2000 में बेच रहे हो किसान को, वो तो इलीगल है ना, पनिशेबल बाय ऑफेंस है। गवर्नमेंट तो लाइसेंस कैंसिल कर रहा है अब, जो ऐसे रिटेलर जो डिस्ट्रीब्यूटर ये काम कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा दिक्कत है वो जो इम्पोर्टर, वो जो ट्रेडर, वो इंडिया डीएपी लगभग 40 लाख मेट्रिक टन इंपोर्ट करता है। और ये एमओपी तो पूरा कर रहा है। हाँ, एमओपी तो इंडिया में कोई है ही नहीं इंडिया में प्लांट। नहीं। डीएपी तो फिर भी चलो हम लोग रॉक फॉस्फेट को लाके उसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड मिला के बना दिया उसको फॉस्फोरिक एसिड, फिर उसके साथ हम लोगों ने अमोनिया मिला के डीएपी बना लिया। लेकिन उसका प्राइमरी मटेरियल भी इंपोर्ट करके ही लाना पड़ता है। वो तो छोड़िए, डायरेक्ट डीएपी भी हम लोग लगभग 40 लाख मेट्रिक टन इंपोर्ट करते हैं सालाना। तो वो उसका जो इंपोर्ट जब होता है उसका प्राइस तो हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते ना, वो जो इंपोर्टर है और जो बेच रहा है वही डिसाइड कर सकता है। तो वो जब चाहे जितना चाहे मर्जी उससे कमीशन बना सकता है, प्रॉफिट चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो लोग कभी नहीं चाहेगा इंडिया में ये डीएपी, बोड़े वाला डीएपी और बोड़े वाला यूरिया का इस्तेमाल किसान करना कम करे। अगर 1 लाख टन भी कम हो गया तो उनका लगभग 100 करोड़ रुपए का नुकसान है। नहीं, इसमें एक चीज़ मैं और समझना चाहूँगा कि जैसे इफ़को भी खरीदती होगी बाहर से, मान लीजिए अगर एमओपी चाहिए या फिर अगर नाइट्रोजन बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो इफ़को की तो अपनी संस्थाएं हैं, इफ़को अपना लाइसेंस प्रोवाइड कराता है। और सब्सिडी रेट पे अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात ना करें कि जो प्राइवेट की बहुत सारी कंपनियां हैं वो किस रेट पे देती हैं, अगर उसकी हम लोग बातचीत ना करें, तो क्या इफ़को पे तो ये चीज़ नहीं होगी ना कि इफ़को पे ये चीज़ हम तभी समझ सकते हैं, मान लीजिए जहाँ पे इफ़को अपनी तरफ से दे दिया कि गवर्नमेंट सब्सिडी दे दी और इफ़को 1350 में दे दिया या 260 रुपए में यूरिया की एक बोरी दे दी। अब वो जो निचले स्तर पे जो वही मैं बता रहा हूँ ना, वो तो उसका नियत पे डिपेंड करता है ना। वो अगर एक स्कोप मिल जाए उसको, उस रिटेलर को, उस बंदे को एक स्कोप मिल जाए, किसान से मैं हड़प सकता हूँ 100 रुपये 200 रुपये 250 रुपये ज़्यादा, वो तो लेगा ही ना। तो ये दिक्कत यहाँ पे है, नियत पे है। और प्राइवेट सेक्टर वाले तो अपने हिसाब से वो तो करेगा ही ना। इवन इफ़को का खाद भी तो कभी कभार कोई रिटेलर ब्लैक मार्केटिंग करके 1500 में तो बेच दिया। और इफ़को का तो कई बार हम लोग देखते हैं जो अखबारों में सीजन में निकलता है कि इफ़को की बोरियों में दूसरी खाद करते हैं, सेल हो रही है, करते हैं, वही रिटेलर करते हैं, बोरी को चेंज करके उसमें दूसरे खाद डाल के फिर वो किसान को वो पकड़ भी जाते हैं। उसके केस में लीगल एक्शन भी लिया गया। नकली खाद भी पंजाब या कई जगह पे पकड़ी गई है। हाँ, शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सब जो गलत काम कर रहे हैं सबको पकड़ा जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। अच्छा, अगर हम लोग बात करें नैनो की, तो नैनो में यूरिया और डीएपी ही आ रहा है या और भी चीजें आ रही हैं? और ये ट्रायल फेज पे पहले था जिंक और सर कॉपर, वो भी आने वाला है इसी महीने में, नैनो जिंक नैनो कॉपर। और एक चीज़ जो सबसे अच्छी चीज़ है मुझे लगता है वो है नैनो मिश्र खाद, जो मैंने बताया ना, नैनो कॉम्प्लेक्स। हाँ, वो आने वाले हैं। वो अभी ट्रायल फेज से चाहे ट्रायल खत्म होने दीजिए, वो भी लगभग 1 साल में आ जाएगा। तो वो भी एक अच्छा चीज़ है, क्योंकि किसान को लाइन लगा के शाम के 4 बजे तक, सुबह की 4 से लेकर शाम के, फिर भी एक बोरी खाद नहीं मिला, ट्रैक्टर लेके घर गया, खाली ट्रैक्टर लेके, वो उससे बेहतर है कि 5 किलो खाद ले जाके अपना काम निपटा लो। अच्छा, जैसे आप बीज शोधन की बात की है कि हम लोग डीएपी से बीज शोधन कर सकते हैं, तो क्या उसकी रिकमेंड डोज होती है जी? अगर हम बात करें किसी सीड की, क्योंकि सीड का तो अलग अलग होता है, सीड भी प्रति हेक्टेयर अलग अलग होता है। एक चीज मोटा मोटा सारे किसान भाइयों ये गांठ बांध लीजिए, नैनो का डोज हर जगह, हर फसल, हर उपचार में फिक्स्ड है, 4 ml पर लीटर ऑफ वाटर। मतलब 1 लीटर पानी में 4 ml आपको देना है। चाहे आप स्प्रे कर लीजिए, चाहे आप उपचार कर लीजिए, चाहे हम फसल में कर लें, फसल कोई भी हो, कोई भी फसल हो, कोई भी उपचार हो, लेकिन स्टैंडर्ड डोज। लेकिन जैसे अगर ओनली एक ट्रायल में आया TRA, टी रिसर्च एसोसिएशन, जो कंट्रोल करते हैं पूरे इंडिया का टी का ये रिकमेंडेशन, तो TRA टोकलाई ने रिकमेंड किया कि 1 ml से 1.5 ml में भी चाय में नैनो यूरिया का रिजल्ट सेटिस्फाइंग से ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, जैसे अभी हम जो ये ग्रेन्यूल वाली डालते हैं, और जो हमें भी पढ़ाया गया BSc में कि अगर हम गेहूं की बात करें तो 120 60, धान की बात करें तो 120 60 40, तो ये जो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की मात्रा है, तो जैसे मान लीजिए जो ग्रेन वाली फसल है उसमें ज़्यादा ज़रूरत होती है नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की। जब हम यही चीज़ आते हैं कि जो दलहनी फसलें हैं,
उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम लगती है क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन फिक्स करती हैं। तो उनके लिए फिर क्या डोज होगी? उनके लिए भी सेम डोज है। क्यों सेम डोज है? क्योंकि हम जो भी टेक्नोलॉजी है, ये एक टेक्नोलॉजी है, वो उसमें डोज मैटर नहीं करेगा। नैनो टेक्नोलॉजी इसलिए है, पहले मुझे मैं ये बता देता हूँ नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे काम करता है। 2 तरीके का कंपाउंड होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपका जो भी है मटेरियल, चाहे वो नैनो यूरिया हो, उसमें यूरिया इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, उसके साथ साथ उसको बाइंडिंग करने के लिए और एक नैनो पार्टिकल लगता है, कीटासोन करके एक है, वो आता है काइटिन करके, क्रस्टेशियंस का जो एक्सोस्केलेटन होता है वहाँ से आता है। तो वो हम लोग उसको पॉलीमर, ऑर्गेनिक पॉलीमर बोलते हैं, उसका कोटिंग करना पड़ता है। नहीं तो नैनो पार्टिकल्स का एक टेंडेंसी है अपने आप के साथ जुड़ जाना, तो वो ना जुड़े, इसीलिए वो देना पड़ता है। तो ये काम कैसे करता है? तो ये जाता है पौधे में और रिलीज स्लो होता है, नंबर 1। और पहले हम लोग क्या करते थे, एक ही दिन में 20 किलो यूरिया दे दिया, 100 किलो डीएपी दे दिया। तो बच्चे को अगर एक दिन में 2 किलो चावल दे दोगे मिड डे मील स्कीम में, क्या वो 2 किलो चावल खा पाएगा? नहीं खा पाएगा ना। उसको अगर लेकिन पर डे 200 ग्राम करके 100 दिन दोगे तो वो खा लेगा। वही है पौधे के साथ थोड़ा थोड़ा कर। ये नैनो का रिलीज स्लो है और इसका नंबर ऑफ गेम्स जो मॉलिक्यूल्स है, एक नॉर्मल यूरिया का दाना जो होता है इतना छोटा है, उसको अगर 55,000 टाइम्स में डिवाइड करोगे तो बनता है एक नैनो का पार्टिकल। और वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो बढ़ जाता है तो उसका एफिकेसी और बढ़ जाता है। और नंबर 2, ये रिलीज स्लो कर देता है। और पत्ते का जो सेल है, वो सेल का वैक्यूल्स में जाके स्टोर होता है, तो अगले आने वाले स्प्रे के 7 दिन तक जो पौधे को वो खाना देते रहते हैं। ये है टेक्नोलॉजी। तो इसीलिए कोई भी फसल में हो फार्मर्स कर सकता है। एग्जैक्टली। और अगर हम बात करें जैसे नैनो की हम लोग बातचीत किए खासकर से, तो क्या नैनो टेक्नोलॉजी से ये जो खाद वाली समस्या है ये सॉल्व हो जाएगी या फिर जो काला बाजारी है वो सॉल्व हो जाएगी? जी। और वो लोग नहीं चाहेंगे कि वो लोग नहीं चाहेंगे कि नैनो किसान इस्तेमाल कर ले, लेकिन किसान को जागरूक होना पड़ेगा कि एक तो पहले आपको अपने ज़मीन को बचाना है, उसके साथ साथ आपके पर्यावरण को बचाना है, उसके साथ साथ आपका जो खर्च है, आज 2,000 रुपये में डीएपी खरीद रहे, 2 साल बाद वो 4,000 में खरीदना पड़ेगा, 5,000 में खरीदना पड़ेगा। उनका तो जो लालच है वो तो घटेगा नहीं ना। 300 रुपये में बेचता था डीएपी, फिर अचानक से 700 कर दिया, फिर 1,000 कर दिया, 1,200 कर दिया, 1,500 कर दिया। वो लोग, क्योंकि हमारे पास नहीं है फॉस्फोरिक का वो कोई भी प्लांट, प्रॉपर स्टोरेज नहीं है, हम लोगों को इंपोर्ट ही करना पड़ता है। पोटास के लिए इंपोर्ट ही करना पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग डिपेंडेंट है इंटरनेशनल मीडिया पे, कंपनीज पे। अच्छा, जैसे लगातार गवर्नमेंट कह रही है कि, या फिर गवर्नमेंट एग्रीकल्चर जो कृषि मंत्रालय है कुछ ऐसा प्रयास कर रहा है, वो लोग ऐसा लगातार सर्च कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि हम फार्मर्स को जो सब्सिडी हम अभी दे रहे हैं कंपनियों को, वो सब्सिडी हम डायरेक्ट फार्मर, डीबी इसको बोलते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो क्या इससे भी चीज़ें कम होंगी या फिर नैनो टेक्नोलॉजी को फार्मर्स अपनाए? क्योंकि नैनो में एक चीज़ और आती है समस्या जो ग्रामीण स्तर पे फार्मर्स फेस कर रहे हैं, स्प्रे का। जी, वो बताता हूँ आपको। क्या है कि जब हम देखिए अभी जो है ना, कोई भी फसल हो गया उसमें 2 से 5 स्प्रे होता ही है। चाहे आप धान ले लीजिए, गेहूं लीजिए, ये अब देखा जाए, किसान भाई ऑनेस्टली कोई बताए छाती में हाथ रख के कि कोई भी फसल हो जाए वो 2 से 5 स्प्रे होता ही है। और कुछ कॉटन जैसे फसल है उसमें 7-10 भी स्प्रे होता है। ब्रिंजल जैसे फसल है, टी जैसे फसल है जिसमें 10 स्प्रे भी होता है। तो हमें करना क्या है, वो स्प्रे का खर्च भी बचाना है, इसको अलग से स्प्रे नहीं करना है। 30 दिन के टाइम में पोटैटो में आप M45 स्प्रे कर रहे हो, डाइथेन M45 या मैंकोजेब M45, तो उसके साथ साथ मिला दीजिए। सैलाइन के साथ साथ हम लोग ग्लूकोज चलाते हैं ना, वैसे ही सेम काम कर जाएगा। अच्छा, इससे मुझे एक चीज़ याद आई कि कई बार होता है फार्मर्स, अभी हम लोग बुलंदशहर में थे और फार्मर्स कई पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड और यूरिया, नैनो यूरिया मिक्स किए, मिलाए, उसके बाद वो जो तैयार हुआ पानी वो फट गया। जैसे होता है ना कि दूध फट जाता है। एग्जैक्टली। इसके लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए? एक टेस्ट होता है ना,
वो टेस्ट पहले कर लेना चाहिए। कैसे? थोड़ा सा वो पेस्टिसाइड थोड़ा सा ले लिया, उसके साथ नैनो यूरिया। देखा जाए ज़्यादातर जो पेस्टिसाइड होता है, फंगिसाइड होता है, इसके साथ इसका कॉम्पेटिबिलिटी है। लेकिन जो कॉपर बेस्ड पेस्टिसाइड है, ब्लाइटॉक्स हो गया, ब्लाइटॉक्स के साथ किसान भाइयों नैनो यूरिया को कभी मत मिलाइए, इसके रिएक्शन हो जाता है। वो रिएक्शन आपको पहले टेस्ट कर लेना है। वो थोड़ा सा वो दबा लीजिए और नैनो यूरिया लीजिए, मिलाइए और देखिए, या तो आप दही बन रहा है, या तो बुदबुद बन रहा है, या तो कुछ नीचे जाके सेटल हो रहा है, सेडिमेंटेशन हो रहा है, तो इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलता नहीं है। क्योंकि फार्मर फट भी जाता है तो फार्मर उसको फट स्प्रे भी कर जाता देता है, जो काम का नहीं है, काम का नहीं है, और वो वेस्टेज ऑफ मनी है, वेस्टेज है। ड्रोन से स्प्रे कर रहा है, प्रति घंटा उसका चार्ज ड्रोन है। दीदियाँ जो हैं उसको कर रही हैं, तो चार्ज तो अपना लेंगी। जी। और कई बार होता ये है कि गलत रिएक्शन की वजह से फसल पे भी एक गलत प्रभाव पड़ता है, हो सकता है, और कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाता है ना। हाँ, अगर आपका बुखार आया, आपने पैरासीटामोल खाया और आपका बुखार नहीं घटा, तो आपका कॉन्फिडेंस भी घट जाएगा ना। वही होता है किसान के साथ। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ पहले टेस्ट कर लीजिए। अगर कंपेटेबिलिटी टेस्ट में देख रहे कोई एंटी रिएक्शन हो रहा है तो उसमें आप ना करिए, उसके साथ शेयर करिए। अच्छा सर, जब हम लोग बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे थे तो हम लोगों के मन में भी एक सवाल होता था, क्योंकि उसी टाइम पे हम लोगों के यूपी में ये नया नियम आया था कि बीएससी एग्रीकल्चर वाले लोगों को या बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट जो पास आउट होंगे उन्हीं को खाद और बीज का लाइसेंस दिया जाएगा। तो काफ़ी हम लोगों का भी ये रहता था कि कैसे लाइसेंस बनेगा, और जब हम लोग पढ़ने के बाद निकल के आए और अब जब देखते और सुनते हैं तो एक चर्चा का विषय जो सबसे ज़्यादा ये रहता है कि इफ़को बहुत आसानी से लाइसेंस नहीं देता है। उसको लाइसेंस बनाने के लिए क्या प्रोसीजर होना चाहिए? क्योंकि मेरा एक दोस्त भी है लखनऊ इफ़को में, मैं बातचीत किया तो कई बार वो बताया कि अभी इफ़को लाइसेंस के मामले में रोका भी है, और जो अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर है अगर वो पकड़ा जाता है तो उसका लाइसेंस भी रद्द कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को आप वो चीज़ भी बताएं कि क्या प्रोसीजर है और किस तरह से, कितना कठिन है इफ़को, क्योंकि एक इफ़को की एक विश्वसनीयता है जो भी किसान है, क्योंकि काफ़ी सारे प्राइवेट सेक्टर्स हैं जो दवा ये आपका खाद बना रही हैं, लेकिन फिर भी फार्मर्स भले सीजन में उसे पूरा दिन लाइन पे लगना पड़े, लेकिन हो सकता है ये नैनो के बाद ये चीज़ बहुत साल हो जाए जब फार्मर्स नैनो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर ले, फिर भी फार्मर खड़ा रहता है 4 घंटे 6 घंटे, सुबह से जाके शाम तक भले एक बोरी लेके आए। तो ये विश्वसनीयता है इफ़को की, तो इसके बारे में भी हमें थोड़ा देखिए। 1967 का 3 नवंबर इफ़को का स्थापना किया था दी देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी मैडम ने। तो ये इसलिए किया गया था कि किसान को सही क्वालिटी का जो खाद है वो दिला सके। तो वो इफ़को ने लगातार लास्ट 50 साल में ये काम किया। किसान को अगर देश में 3 बोरा DAP अगर बनता है, उसका 1 बोरा इफ़को बनाती है या बाहर से इंपोर्ट करके किसान को देते हैं। 4 बोरा ये यूरिया अगर लगता है तो उसका 1 बोरा आप यूपी से है। यूपी तो पता है 2-2 प्लांट है यूपी में, आंवला में और फूलपुर में, और 2-2 यूनिट है, मतलब टोटल 4 यूनिट है वहाँ पे। और वो एक्चुअल में क्या था, वो इसलिए था वो किसान को सही गुणवत्ता का जो खाद है वो प्रोवाइड किया जा सके। तो इसीलिए इफ़को का है। लेकिन इफ़को का खाद पहले ओनली पैक्स, जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, वो किसान का संस्था है, तो इसीलिए उसका जो मेंबर है उन्हीं को दिया जाता है वो पैक्स को। उसके बाद पैम्स को या आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो भी मार्केटिंग सोसाइटीज़ है उनको दिया जाता है। कुछ कुछ जिला ऐसे भी है जहाँ पे सोसाइटीज़ ठीक से काम नहीं करते। ऑल इंडिया लेवल पे साउथ इंडिया हो गया, मतलब ईस्ट इंडिया हो गया, यहाँ पे थोड़ा कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर थोड़ा वीक है। तो इसीलिए उस एरिया में आपको थ्रू फ्रेंचाइजी कुछ कुछ जगह पे इफ़को टेम्पररी बेसिस पे देना पड़ा। किसान हमारा देखिए, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, पहले इंडियन, उसके बाद फार्मर्स, उसके बाद फर्टिलाइजर, उसके बाद कोऑपरेटिव। तो हमें पहले किसान को देखना है ना। तो इसीलिए हम लोगों ने फ्रेंचाइजी दिया, कुछ गिने चुने जगह पे दिया। वो इसलिए दिया कि किसान को पहुंचा जा सके, लेकिन उस चीज़ को गलत तरीके से कुछ लोगों ने इस्तेमाल किया और वो ऑनलाइन एक पोर्टल जैसे बनाया कि इफ़को का लाइसेंस के लिए हमारे साथ संपर्क करे, और 1 लाख 2 लाख 5 लाख ऐसे रुपए ठग लिया। तो फिर हम लोगों ने उनके खिलाफ एक्शन भी लिया, कोर्ट केस भी हुआ है और उनको पनिशमेंट भी मिल गया है। तो इसीलिए किसान भाइयों से अब मेरा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से जो भी देखेंगे कि जहाँ जहाँ ऑथराइज्ड इफ़को का
जो भी पैक्स एंड पैम्स हैं वहाँ से पहले लीजिए, और ऑथराइज जो IFFDC फ्रेंचाइजी है या ई बाजार स्टोर है, इफ़को ई बाजार स्टोर है, वहाँ से ही लीजिए बस। अच्छा, अगर हम अब बात करें आपके एजुकेशन की, जैसे आप BSc एग्रीकल्चर किए, फिर उसके बाद MSc में थे, तभी आपका सिलेक्शन हो गया इफ़को में, उसके बाद आपको गवर्नमेंट द्वारा फॉरेन में भेजा गया, उन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि एग्रीकल्चर स्टूडेंट होने के नाते मेरी भी जिज्ञासा है कि मैं जानूं कि कैसे सिलेक्शन इफ़को किस तरह से काम करता है, कैसे एग्जाम होता है, प्लस जो आप फॉरेन जाके इजराइल में जाके जो टेक्नोलॉजी सीख के आए। क्योंकि हम लोग जब BSc एग्रीकल्चर में थे और हम लोगों के बीच में जो चर्चा का विषय होता था वो होता था AGTA, एग्रीकल्चर गैजेट, फील्ड ऑफिसर, इन सब चीज़ों की चर्चा होती थी। लेकिन इफ़को हम लोग टाइम पे आया और हम लोग भी इफ़को का एग्ज़ाम दिए। मेरा फर्स्ट इफ़को का प्रीली में, हाँ, एक होता है कि घर से आपको एग्ज़ाम देना वही होता प्रीली है, होता है, उसके बाद मेंस होता है, पास उसके बाद आउट हुए, इंटरव्यू फिर होता है। दूसरा एग्ज़ाम देने हम लोग लखनऊ गए थे, तो उसमें मेरा नहीं हुआ। तो ये प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ऑल इंडिया लेवल पे लगभग 1 लाख लोग BSc एग्रीकल्चर जो करते हैं, उनमें से 1 लाख लोग वो प्रीली देते हैं। उनमें से 10,000 लोग जाके मेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो फिर वो 10,000 में से लगभग ओनली 1000 लोग इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होते हैं, और वो 1000 में से या सालाना देखा जाए ईयरली 25 बंदे सिलेक्ट होते हैं। 25, इतना टफ है सिलेक्शन प्रोसीजर। तो मेरा एजुकेशन के लिए आप पूछ रहे थे, मैं विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय से एग्रीकल्चर में पास आउट हुआ, पढ़ाई किया। फिर मैं पुणे का जो भैमनिकम है वहाँ से कोऑपरेटिव बिजनेस मैनेजमेंट का पढ़ाई किया। फिर मैं बाहर इजराइल का गिमी करके एक इंस्टीट्यूट है, गैलीलियो इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, वहाँ से मैंने ड्रिप इरीगेशन में पढ़ाई किया। और लास्ट 15 साल में मैं इफ़को में अभी मैं जो एरिया देखता हूँ उसमें दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट आता है, वो क्षेत्र में मैं अभी पोस्टेड हूँ। तो ये जो आप इजराइल में ड्रिप इरिगेशन और ड्रिप फर्टिगेशन की अगर हम बात करें कि फर्टिलाइजर प्लस ड्रिप सिस्टम इरिगेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, तो इसके लिए क्या गवर्नमेंट सपोर्ट की या इफ़को सपोर्ट की? इफ़को ने ज़रूर सपोर्ट किया। तो वो इजराइल में क्या सीखा मैंने, इजराइल में सीखा कि फुल्ली ऑटोमेटेड एक कंट्री बना दिया एग्रीकल्चर को। वो एग्रीकल्चर में इतना आगे इसलिए है, वहाँ पानी का बहुत शॉर्टेज है, और वो पानी को एज ए गोल्ड इस्तेमाल करते हैं। तो वो पानी का जो भाव है, उन लोगों का पानी का बिल आता है, हर एक जो खेत है, खेत में मीटर लगा हुआ है, और हर एक घर है, घर में भी मीटर लगा हुआ है। जो जितना मंथली पानी इस्तेमाल करेगा उतना बिल आएगा, जैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी हो गया। तो इसीलिए वो लोग कंप्यूटर से ऑपरेट करके जब भी क्रिटिकल जो सिचुएशन होता है तब भी इरिगेशन देते हैं अपने प्लांट को, पौधे को। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, वो एक ऐप बेस्ड टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। इजराइल ऑलरेडी बना भी लिया, जो तब जाके मैंने देखा था। तो वो क्या है कि चाहे आप फील्ड में हो या ना हो, लेकिन आपके पौधे को, आपके खेत को इरिगेशन का ज़रूरत है। तो वो कैसे होगा, आप अपने स्मार्टफोन से वो ऐप खुला, और फिर वहाँ का जो ड्रिप का जो नोजल है उसको कंट्रोल करने के लिए एक CPU है। वो CPU का जो पासवर्ड है वो दे के, वो लॉगिन करके उन्होंने अपना जो इरिगेशन का जो पंप है वो ऑन कर दिया, वो ऑटोमेटिक वो इरिगेशन चला गया। और वो इरिगेशन का जो टैंक है उसमें वो लोग प्रीमिक्स करके एक खाद लेफ्ट साइड का एक चेम्बर में रखते हैं, और वहाँ से उसका गेट खोल के उसमें भी डाल देते हैं, वो भी सॉफ्टवेयर बेस्ड है। तो वो इतना हाई लेवल पर पहुँच गए, इसीलिए उनका एरिया इतना कम है, लेकिन उनका जो एक्सपोर्ट क्वालिटी है वो यूरोप में ज़्यादातर सब्जियाँ, फल, जुकीनी वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, टमाटर। अच्छा, अगर हम बात करें जो आप माउंटेनियरिंग का काम करते हैं, काम कहूँ या फिर वो फैशन में कह सकता हूँ कि आपका फैशन है, उसके लिए क्या ट्रेनिंग या फिर कॉलेजेस होते हैं? जी, इंडिया में 5 ही इंस्टीट्यूट है उसके लिए। HMI से मैं माउंटेनियरिंग का पढ़ाई किया, हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग में है। और ये मैं 2010 में हमारी यूनिवर्सिटी का एक दोस्त का अंकल ने, तब उनका नाम भी देवाशीष है, देवाशीष विश्वास, उन्होंने एवरेस्ट किया था। तब से जाके हम लोगों को वो लगा था कि ये माउंटेनिंग करना चाहिए। तो वो फिर हम लोगों का एक टीम है, जो मैंने बताया, हमारे टीम का जो वाइट एक्सपेडिशन करके एक टीम है, रिक्की, मैं, उसके बाद शुभम, निक्की, बहुत सारे मेंबर्स हैं, 15-20 मेंबर्स है। तो हम लोग सालाना एटलीस्ट एक प्री समर माउंटेनियरिंग के लिए जाते हैं और एक विंटर माउंटेनियरिंग के लिए जाते हैं। और जो एक्चुअली मेरा हो गया
सालाना 2 बार। और वो लोग जो एकदम प्रोफेशनल लेवल माउंटेन है वो तो साल में, रिकी जैसे है वो साल में 20 से 50 माउंटेन चढ़ते हैं। तो इसके लिए क्या जो आपकी संस्थान है इफको, जी वो सपोर्ट करती है या करते कैसे हैं। छुट्टी के जी, लिए भी छुट्टी बड़ा के वो लिए होता है? जी, इसकी छुट्टी के लिए सपोर्ट करते हैं, कभी कभार बाकी चीज़ों के लिए भी सपोर्ट करते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें कि जैसे जब माउंटेन पे चढ़ना होता है तो जो बर्फीली होती है जगह, वहाँ पे चढ़ना एक अपने आप में टास्क है। तो जाहिर सी बात है कि जब आप इसकी पढ़ाई करते हैं तो इसकी ट्रेनिंग वगैरह जी देते होंगे। जी। जब आप ये लद्दाख में चढ़े 20,500 किलोमीटर, क्या कुछ, या फिर जहाँ भी आप किए माउंटेनियरिंग का काम, या जिन भी पहाड़ियों पे, जिन भी हिमालयाज पे किए, क्या कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका रहा हो कि डेथ एक्सपीरियंस? क्योंकि हम लोग भी कई बार खबरों में पढ़ते हैं ये चीज़ जी, और होता है। देखते हैं कि जो माउंटेनर होता है कई बार उनकी डेथ भी हो जाती जी है। होते हैं। तो ये मेरे लाइफ में 2-3 बार ऐसे घटना घटे। कांगजू कांगड़ी करके एक लद्दाख का माउंटेन रेंज है 6800 मीटर, तो वो चढ़ रहे थे। तो 5000 मीटर पे ही मेरा एमएस हो गया था, एक्विट माउंटेन। तो फिर भी मैं अपने आप को पुश किया, चढ़ता रहा, 5500 मीटर पर गया, लेकिन मेरा नोज से ब्लीडिंग होना चालू हो गया। अगर आपका एमएस का पहला सिम्टम वही है, आपका हेडेक होगा, उसके साथ साथ आपका नाक से खून निकलना चालू हो जाएगा। तो फिर वो हुआ। फिर 6000 मीटर पर गए तो वो सीवियर हो गया। तो फिर मेरा बॉडी, मतलब वो एक सिग्नल है कि आप उतर जाओ। मैं अगर वो समिट के लिए पुश करता तो हो सकता है मेरा ज़िंदगी भी जा सकता है। तो मैं वहाँ से उतर आया। तो ऐसे आपको रिस्क और कैलकुलेटेड रिस्क आपको लेना है कि नहीं लेना है, वो अपने दिमाग में सेट करना है। और एक बार 2024 में वो जो कांगयात से है, वहाँ पे भी क्रेवास में फंसा था, यहाँ तक फंसा था, चेस्ट तक। लेकिन हम लोग अल्पाइन स्टाइल में चल रहे थे, तो इसमें रोप फिक्स नहीं होता है। तो इसमें आपका जो बैक और फ्रंट में जो बंदा है, उन्हीं के सपोर्ट से आपको निकलना पड़ेगा। लेकिन हम लोग कुछ ऐसे एरियाज थे वो बिना रोप के चल रहे थे, मतलब रोप अप भी नहीं किए थे, ओनली सोलो टाइप के चल रहे थे। तो उसमें ज़्यादा रिस्क हो जाता है, हमें करना नहीं चाहिए था। लेकिन फिर भी चलिए, वो एक एक्सपीरियंस है, सीख भी मिला है, आगे से नहीं करेंगे। अच्छा, अगर हम लोग बातचीत करें इन सब चीज़ों के लिए घर वालों का सपोर्ट, क्योंकि घर वाले, किसी के भी घर वाले हों, चाहते हैं कि एजुकेशन के बाद एक सिक्योर जॉब हो, और कभी भी ऐसी जगहों पे नहीं भेजते जहाँ पे एक चैलेंज हो, खासकर से जीवन से संबंधित चैलेंज। तो आपके घर वाले कैसे सपोर्ट करते हैं, उनका क्या सपोर्ट होता है? नहीं, देखिए, घर वाले तो चाहेंगे कि घर में बैठे रहे, या अगर छुट्टी मिल रहा है 10 दिन, वो क्यों नहीं आ रहा है। तो वो थोड़ा घर वालों को मैनेज करना पड़ता है, मम्मी को पापा को, कि नहीं ये भी जाना है, जाने दीजिए प्लीज़, ऐसे करके मैनेज करके जाना पड़ता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या प्लान है? क्या प्लान है? अभी हम लोगों का नेक्स्ट प्लान है 7000 मीटर, जो कश्मीर का, हम लोगों का कश्मीर का जो हाईएस्ट पीक है माउंट नून, और लद्दाख का जो हाईएस्ट पीक है माउंट कून। माउंट नून का ऑल्टीट्यूड है 7135 मीटर, और माउंट कून का ऑल्टीट्यूड है 7077 मीटर। वो दोनों हम लोग आगे विद इन 10-15 डेज ट्राई करेंगे। अच्छा, अगर हम लोग बातचीत करें कि इन सब चीज़ों के लिए आपको काफ़ी सारी चीज़ों पे ध्यान देना होगा, चाहे वो एक्सरसाइज हो, खाना पीना हो, कैसे आप लोग इन सब चीज़ों के लिए मैनेज करते हैं? जी, वीकली 2-3 दिन आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करना ही पड़ेगा, और 2-3 दिन आपको हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग करना पड़ेगा। तो वो कोशिश करता हूँ वीकली 4 दिन हो जाए, बस वही है। सर, जब हम लोग आपके बारे में रिसर्च किए तो हम लोग पता चला कि आपको जर्मनी में अच्छा खासा पैकेज मिला था जॉब के लिए, और वो राशि लगभग करोड़ों तक थी। क्यों आप वो छोड़ दिए और क्या वजह थी? देखिए, पैसा कमाना मेरा ज़िंदगी का कभी टारगेट नहीं रहा। अगर मेरा ज़िंदगी का मकसद होता तो मेरा फादर साहब का जो लाइन है, एलएलबी करता, एलएलएम करता, क्योंकि मेरा पिताजी जो है वो सीनियर एडवोकेट है, और उसके साथ साथ वो डब्ल्यूबी बार काउंसिल का नेता भी थे। तो मेरे लिए वो रास्ता बहुत आसान होता कि सुंदर से अपना एलएलबी करो, एलएलएम करो, और पापा का गाइडेंस से एक लीगल फार्म का पार्टनर बन जाओ, या उनका फार्म में चले जाओ और पैसा छापो, बढ़िया। वो जॉब इसलिए छोड़ा, एक तो मैं सिंगल चाइल्ड हूँ अपने फादर एंड मदर का, और दूसरा मुझे अपना इंडिया बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे अपने इंडिया से बहुत ज़्यादा प्यार है। इसीलिए इस देश के, और मैं एग्रीकल्चर को जो पढ़ाई किया, इसीलिए मैं पढ़ाई किया, मुझे पसंद था एग्रीकल्चर। मेरा मम्मा भी हॉर्टिकल्चर में जॉब करते थे, तो
इसलिए मुझे इंडिया का जो रीजन है, और इंडिया बहुत खूबसूरत है, तो वो विदेश का, यूरोप का कोई ब्यूटी, कोई अट्रैक्शन मुझे उतना खास है नहीं। इंडिया का ही जो माउंटेन है वो अगर उसका 10% एक्सप्लोर किया जाए, तो इसलिए आप देखेंगे मेरा इंस्टा का जो पेज है वो उसका नाम भी उसी के ही रखा है, इंडियन हिमालय। तो इंडिया का जो हिमालय है मेनली हमारा ही है हिमालय, तो उसमें इतना खूबसूरत जगह है, वो आप एक्सप्लोर करिए, आपका ज़िंदगी ऐसे बीत जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। डाइवर्सिटी ह्यूमन से लेके नेचुरल तक पूरा नेचुरल डाइवर्सिटी डाइवर्स है इंडिया में जी। अच्छा, अगर हम लोग बातचीत करें कि जो जैसे आप बताए कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट एक निश्चित दायरों में रहते हैं जी आप उस दायरे से निकल के आए और इतनी कहें कि उन दायरों से निकल के आना और फिर एक ऐसी फील्ड में जाना जहाँ पे मोस्टली मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर की स्टूडेंट नहीं वो चीज़ सोच पाते या वहाँ पर पहुँच पाते। जैसे जब मैं आपके बारे में पढ़ा तो मैं खुद, जब मुझे पता चला कि आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं, तो मुझे लगा कि अगर एग्रीकल्चर स्टूडेंट ऐसी जगहों पे जा सकते हैं तो ये पूरे एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। जी जी जी। क्योंकि एग्रीकल्चर स्टूडेंट जॉब प्राइवेट सेक्टर के अलावा अगर कोई ऐसा स्किल्स है जिससे देश का नाम हो सकता है, माता पिता का नाम हो सकता है और आपका नाम हो सकता है, आपके जिस संस्थान से जुड़े उस संस्थान का नाम हो सकता है, तो निश्चित रूप से उन जगहों पे जाना चाहिए। तो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहें, क्योंकि आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स भी रहे, एग्रीकल्चर सेक्टर में जॉब भी कर रहे हैं और एग्रीकल्चर के लिए ही काम कर रहे हैं। अगर आप माउंटेनिंग भी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर जो भी फार्मर्स हैं उनको जागरूक करने के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि 20,500 किलोमीटर 20,500 फीट ऊंचे चढ़ के और वहाँ से तिरंगा झंडा के साथ नैनो यूरिया के लिए जागरूक करना आसान चीज़ तो नहीं है। आसान तो नहीं था। देखिए, आपको कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर में रखना पड़ेगा, वो आपका मेंटल ड्रिवन पावर है। तो उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा मेरा ज़िंदगी का जो ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हो आप, स्वामी प्रेमानंद महाराज जी है, तो उनका वीडियोस सबको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, वो देखिए, उनका बात सुनिए और उनका जो निर्देश है वो फॉलो करिए कि एक इंसान को सुबह उठिए, जल्दी उठने का कोशिश करिए और थोड़ा सा एक्सरसाइज, आधा घंटा हो 45 मिनट हो, वो करिए। और वो सबको करना चाहिए। बीएससी एग्रीकल्चर वाला तो वो खासकर हम लोगों को तो फील्ड प्रैक्टिकल बहुत पहले उठना पड़ता था, 5 साढ़े 5 बजे उठ के 6 बजे साढ़े 6 बजे फील्ड पे जाना पड़ता था प्रैक्टिकल के लिए, एग्रोनॉमी का प्रैक्टिकल के लिए 4-5 साल तक। तो वो करने का आदत है, तो इसीलिए सुबह सुबह थोड़ा एक्सरसाइज करने अपने आप को फिट रखिए। कोई भी फिजिकल स्पोर्ट्स, स्वामी प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, कोई भी फिजिकल स्पोर्ट, चाहे आप दौड़ लो आधा घंटा, दंड बैठक लगाओ, या कोई रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, या कोई भी बैडमिंटन, टेबल टेनिस या टेनिस, कुछ भी हो, कोई भी स्पोर्ट्स जरूर खेलिए। सारे बीएससी एग्रीकल्चर भाइयों को मेरा ये निवेदन है, अपने आप को थोड़ा सा फिट तो रखना ही चाहिए, नहीं तो उसके साथ साथ आपका फिजिकल हेल्थ भी मेंटल हेल्थ के साथ साथ बीमार पड़ेगा। अच्छा, आप जब लगभग 15 साल से जॉब कर रहे हैं और एक लीग से हट के कुछ काम भी कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर स्टूडेंट और किन किन क्षेत्रों में जा सकता है? क्योंकि आप इतने देश भर में घूमते हैं, एक अच्छी जॉब भी कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को क्या आप सजेस्ट करेंगे और उसके बाद फार्मर्स को क्या सजेस्ट करेंगे फार्मिंग से रिलेटेड हो? क्योंकि फार्मर्स भी आज ट्रेडिशनल है, बहुत सीमित फार्मर आज भी हैं जो नई नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर रहे हैं और अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट और फार्मर्स को आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैं स्टूडेंट के लिए, देखिए, बीएससी एग्रीकल्चर एक बहुत ही ऑनरेबल एक डिग्री है। आप प्लांट का डॉक्टर हो, और वो प्लांट का डॉक्टर ऐसे आप हो कि उसके लिए आपका पूरा ज़िंदगी के लिए वो किसान का प्रोडक्शन डिपेंड करता है। इसलिए बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ आप पढ़ाई करिए। उसके बाद बहुत सारा ऑप्शंस है जॉब के लिए, आप एजुकेशन टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, उसके बाद आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम दीजिए, उसमें जा सकते हैं, नहीं तो बहुत सारे फर्टिलाइज़र कंपनीज़ है जो कैंपस प्लेसमेंट भी करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। पेस्टिसाइड कंपनीज़ में बहुत सारा वैकेंसीज़ है, वहाँ जाइए, लेकिन अपना लागत के साथ, अपना ईमानदारी के साथ काम करिए। और किसान भाइयों के लिए मेरा एक जो निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि अपने आप को थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की ओर जाने का कोशिश करिए, क्योंकि हमें उस लेवल को पढ़ना है। जो दवा हमें दे रहे हैं, जो खाद, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट हमें दे रहे हैं, उस लेवल को पढ़ना है। 3 चीज़ पढ़ना है, कंपोजिशन क्या है उसका,
और उसमें कौन सा चीज़ कितना परसेंटेज में है और वो क्या है, वो हमें पढ़ना ही है। क्योंकि नहीं तो आपको ऑक्सीजन जिबरेलिन बोल के कोई पानी बेच देगा, वो नहीं हो सकता। और जो नया नया टेक्नोलॉजीज जो आ रहे हैं, चाहे आपका ड्रोन के थ्रू स्प्रे हो, उसके साथ साथ स्कैनिंग हो। अभी ड्रोन के थ्रू एक नया टेक्नोलॉजीज भी आ रहा है, क्या कि ड्रोन आपका फील्ड को स्कैन करेगा। हाँ। और वो स्कैन करके उसमें एक ऑलरेडी सेव्ड मैप होगा और वो बता देगा मैच करके कि उसमें कौन सा डिजीज हुआ है, कौन सा पेस्ट अटैक हुआ है, या कौन सी न्यूट्रिएंट का उसमें कमी है। तो इसीलिए ये टेक्नोलॉजीज इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ड्रोन में आपका 1 एकड़ जमीन स्प्रे करने में ज़्यादा से ज़्यादा 8 मिनट लगता है। ऑल इंडिया लेवल पे हम लोगों ने 2000 ड्रोन दिया है। एक एक ड्रोन इंक्लूडिंग ईवी, इंक्लूडिंग जनरेटर, जो होंडा का डीजल जनरेटर, तो टोटल 15 लाख का कॉस्टिंग आ गया एक एक सेट का। तो वो इसलिए हम, और ऊपर से ट्रेनिंग भी करवाए। जो नमो ड्रोन दीदी है, ये फार्मर्स को निःशुल्क दिया गया है। निःशुल्क, वो पूरा निःशुल्क दिया गया है। लेकिन जो पर आवर जो चार्ज है, क्योंकि वो बैटरी वो अपने घर में चार्ज कर रहा है ना, इसीलिए जो चाहे जो नमो ड्रोन दीदी हो या ड्रोन एंटरप्रेन्योर हो, ड्रोन दादा हो, वो उसका चार्जिंग तो घर में ही हो रहा है। हाँ। और वो एक बंदा लेके भी घूम रहा है, वो अकेला नहीं है। तो वो दोनों का दिन गुजरान हो जाए, इसीलिए पर बीघा 100 रुपये करके नॉमिनल, किसी किसी जगह में 150 रुपये करके चार्ज लगा है। लेकिन वो पैसे का मत देखिए, मेन इंपॉर्टेंट थिंग है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रोकेमिकल्स। पहले जो नैपसैक स्प्रे में स्प्रे होता था, जो स्टार्टिंग होता वहाँ ज़्यादा पड़ जाता, मिडिल में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाता और लास्ट में जाके पानी कम पड़ जाता था, तो जो उसमें कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ जाता था, तो लास्ट वाला जो क्षेत्र है वो जल जाता था। अच्छा, इसी में एक आता है, जैसे हम लोग इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट पढ़ते हैं, इसी तरह आता है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है? इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट एक कॉन्सेप्ट ये है, जो मैक्रोज है उसको पहले मैनेज करिए, उसके साथ साथ जो माइक्रोज है, जो मैंने बताया ना, जिंक, बोरॉन, सल्फर, मैग्नीशियम, इनको भी थोड़ा थोड़ा करके देना पड़ेगा। 1 किलो कोई भी फसल में जिंक सल्फेट आप दे दीजिए, बोरॉन 14.5%, वो भी 1 किलो ही दे दीजिए। तो वो थोड़ा थोड़ा करके हो गया माइक्रो। पहले मैक्रो मैनेज किया, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटास दिया, फिर माइक्रो मैनेज किया। उसके साथ साथ आप नया चीज़ ये आया कि ज़मीन में वो जो जितना खाद डाला उसको प्रॉपरली अवेलेबल करने के लिए, ईटेबल फॉर्म में अवेलेबल करने के लिए आपको वहाँ पे बायो फर्टिलाइजर देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि आपका ज़मीन में जब तक राइजोबियम, क्लॉस्ट्रिडियम, ऑफ्थोबेसिक एग्रीकल्चर वाले, वो जब तक वो नहीं होगा तो रेडी टू ईट फॉर्म में वो आपको चावल आप दोगे तो डायरेक्ट चावल नहीं खा पाओगे ना। उसको आप अच्छे से पकाइए, फिर आधा घंटा बॉईल करिए, फिर वो भात बनता है, वो हम खाते हैं। सूखा हुआ चावल तो नहीं खा सकते हैं, या गेहूँ तो नहीं खा सकते हैं, रोटी बना के देंगे तभी तो खाएंगे, वही है। तो वो रेडी टू फॉर्म अवेलेबल आपको करवाता है। जो भी बैक्टीरियाज, उनको आप थोड़ा सा प्रयोग करिए, बहुत लेस कॉस्टली है। वो 40 रुपीज़ पर बीघा ही लगेगा आपको। 1 लीटर बॉटल में आपका 1 एकड़ हो जाता है। अच्छा, जब हम लोग बातचीत करते हैं माउंटेनियरिंग की, तो एक बड़ा सवाल ये आता है कि ये बहुत कॉस्टली शौक है। जी, बहुत कॉस्टली है। कितना कॉस्टली है? क्योंकि एग्रीकल्चर में, जैसे आप बताए कि आपकी मॉम जॉब करती थी हॉर्टिकल्चर में, पिताजी एडवोकेट रहे, तो आपके लिए हो सकता है कि ये चीज़, ये घर वाले का सपोर्ट से ही मेरा होता है जी, ईजी रहा। लेकिन जो एग्रीकल्चर क्षेत्र में आते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स, जो आगे चल के एग्रीकल्चर में जॉब भी करते हैं, वो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से होते हैं, या फिर अब बात करें तो अब अच्छे ऐसे, या फिर ऐसे कहें कि ऐसे लोग भी आ रहे हैं एग्रीकल्चर फील्ड में जिनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड अच्छा है। तो कितना कॉस्टली है? क्योंकि कई बार होता ये है कि स्टूडेंट देखता है और उस चीज़ को फॉलो करता है, और उस चीज़ के लिए फिर वो प्रेशर पड़ता है उनके घर वालों के ऊपर। तो कितना ये कॉस्टली है? क्योंकि जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, वो किसान हों या कृषि छात्र हों या जो भी एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट हैं वो हों, ये बहुत ही महंगा है। क्योंकि एवरेस्ट एक्सपीडिशन के लिए अभी आपको देना पड़ेगा 50 लाख, अन्नपूर्णा के लिए 40 लाख, कंचनजंगा के लिए 45 लाख, जो भी 8000 मीटर का पीक है क्योंकि नेपाल गवर्नमेंट को रॉयल्टी जाता है 10 लाख। उसके बाद आपका इक्विपमेंट्स हो गया, शूज़, बूट्स, वो हो गया, डाउन जैकेट, क्रैम्पॉन, वो लगभग आ जाता है 6-7 लाख का। उसके बाद आपका जो पोर्टर, जो मतलब नॉर्मल पैदल चल के
बेस कैंप से कैंप 1 कैंप 2 तक खाना वो आपका सामान ले जाता है, उसका हो गया 5 लाख। और सिरपा जो जाके रोप फिक्सिंग करता है और फिर वो आपको गाइड करके समिट तक पहुंचाता है, वो लेता है 10 लाख। अगर फिर समिट हो गया और 5 लाख का समिट बोनस भी देना पड़ता है। तो माउंटेनिंग इज़ अ वेरी कॉस्टली हैबिट, तो मैं इसलिए कहूँगा। लेकिन ये जो ऐसे नहीं है कि वो, लेकिन आप में अगर वो क्षमता है तो फंड राइजिंग करके या आप स्पॉन्सरशिप जुटा के आप कर सकते हो। जैसे मेरे स्टेट में ही है हुगली का पियाली बसा करके, पियाली दी, वो बहुत ही नॉर्मल है, मतलब वो 10-15 हज़ार रुपये का नौकरी करता है। वो अपना बूट बेच के अपना वो एंटरप्रेन्योरशिप कर करके वो अभी तक 6-8 हज़ार मीटर वाला लगभग 2 करोड़ 80 लाख का वो एक्सपीडिशन कर चुका है। अच्छा, जैसे आप बताए तो ये सबमिट कहाँ पे करना पड़ता है? मान लीजिए जैसे आप टॉप हो गया, ट्रायंगल का जो टॉप होता है उसको समिट बोलते हैं। अच्छा, समिट बोलते हैं। समिट बोलते हैं, तो फाइनल पॉइंट। उसके लिए जो फाइनल पॉइंट होता है तो कहीं पे रजिस्टर्ड कराना पड़ता है? IMF, इंडियन माउंटेनिंग फेडरेशन। अगर इंडियन हिमालयज में आपको जाना है तो वो आपको थ्रू IMF अप्रूवल लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा जाने से पहले। फिर वो लोग एक IMF का एक एजेंट या आपका गाइड वो भेजेंगे, वो आपके साथ रहेगा, या तो वो बेस कैंप तक रहेगा, कैंप 1 या समिट तक जाएगा, वो ही सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप बेस कैंप तक चढ़े और आप बोल दिए कि मैं चढ़ के आ गया, फतेह कर लिया, ऐसा नहीं होता। पहले रजिस्टर्ड कराइए। हाँ, उनका संस्थान का एक, या लद्दाख रीजन में होगा तो लद्दाख का अलग अलग चलता है, तो उनका एक गाइड लेके जाना पड़ेगा, ये रूल्स है। तो ये हमारे साथ सिलीगुड़ी के इफ्को के डिविजनल ऑफिसर थे देवाशीष मंडल जी, जिनसे हम लोग एक विस्तार से नैनो टेक्नोलॉजी पे बातचीत किए, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पे बातचीत किए, और जो उनका एक शौक़ है जिसके लिए वो सबसे ज़्यादा जाने और पहचाने जाते हैं, जो 20,500 फीट की ऊंचाई पे तिरंगे झंडे के साथ एग्रीकल्चर स्टूडेंट होने के बाद और नैनो टेक्नोलॉजी को, नैनो यूरिया को प्रमोट किए, उन सब चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। देश भर में अच्छा खासा नाम है और जर्मनी जैसी जगह का, जर्मनी जैसे देश का एक अच्छा खासा पैकेज ठुकरा के इंडिया में आज काम कर रहे हैं। सर, आप हम लोगों के साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सर बहुत छोटे से एक रिक्वेस्ट में हम लोगों के पास आ गए। ये सर आपकी बहुत बड़ी कहूँ कि ये उदारता है आपकी कि एक रिक्वेस्ट पे आप हम लोगों के पास नहीं, आपका यूट्यूब चैनल का 30 लाख से ज़्यादा किसान भाई देखते हैं, BSc एग्रीकल्चर स्टूडेंट देखते हैं, तो आप अपने आप को इतना इजीली मत लीजिए। यू हैव ए वेरी हाई कैपेसिटी एंड हाई कैपेबिलिटी एंड यू विल शाइन इन फ्यूचर। ये सर आप जैसे लोगों की बदौलत और बहुत सारे देश भर के जो किसान हैं, जी, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, उन सब की बदौलत हम लोग हैं जी। क्योंकि जब आप लोग अच्छा काम करते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग भी होता है कि हम लोग कुछ अच्छी चीज़ें कवर करें, हम अपने दर्शकों को, अपने किसानों को, अपने एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को दिखाएं, एग्रीकल्चर स्टूडेंट को बताएं। आप हम लोग के साथ जुड़े, हम लोग बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी जानकारी हम लोगों को मिली, खासकर से एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कुछ नया भी कर सकते हैं, इस तरह की जानकारी भी हम लोगों को मिली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर्विस जी। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।